तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आईबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं फिजिक्स। अभी तक हमने इसके कितने चैप्टर कर लिए? 3 चैप्टर पूरे कर लिए और आज अपन करने वाले चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर 4 का भी अपने एक लेक्चर पूरा कर लिया जिसमें अपने पदार्थों के बारे में पढ़ा, जैसे चालक क्या होता है, कुचालक क्या है, अर्धचालक क्या है, परावैद्युत पदार्थ क्या है, उनकी एक दो प्रॉपर्टीज गुणधर्म, जैसे ध्रुवण सदिश क्या है, ध्रुवण क्या है और रेखीय संवेदी पदार्थ क्या होते हैं, वो अपने पिछले लेक्चर में देख लिया था। और आज करने वाला लेक्चर नंबर लेक्चर सेकंड अपना संधारित्र के बारे में। किसके बारे में? संधारित्र के बारे में। तो संधारित्र क्या होता है? यह है विद्युत ऊर्जा को संचित करने की युक्तिय डिवाइस है। किसके रूप में? विद्युत आवेश के रूप में। ठीक है, संधारित्र विद्युत ऊर्जा को संचित करने की युक्ति है। किसके रूप में? विद्युत आवेश के रूप में। अब संधारित्र क्या होता है इसको मैं अगले वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि क्या चीज संधारित्र एक तरह से। पहले अपन पढ़ते हैं संधारित्र को करने से पहले चालक की धारिता का वर्णन करता है। चालक की धारिता, कोई चालक है उसकी धारिता कैपेसिटेंस क्या होती है। क्लियर? तो इसी को समझते हैं धारिता क्या चीज है। तो धारिता होती है कोई भी चालक, कोई भी मान लो चालक है, क्या कोई भी चालक, वो चालक कितना आवेश ले सकता है, वो कितना आवेश ले सकता है, यानी किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की कैपेसिटी, ये क्या किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? उसकी धारिता कहलाती है। तो परिभाषा लिखिए आप पहले, धारिता की परिभाषा क्या? किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही चालक की धारिता कहलाती है। क्या लिखिए परिभाषा, साथ साथ में पेन और कलम उठाइए और लिखिए। किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही, किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही चालक की धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? चालक की धारिता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। चालक की धारिता कहलाती है। कोई चार्ज कितना चार्ज, कोई आवेश कोई चालक कितना आवेश इकट्ठा कर सकता है, कितना आवेश ले सकता है, जो उसकी कैपेसिटी चार्ज को लेने की, चार्ज को ग्रहण करने की, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज नोन एज कैपेसिटेंस। इस चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? चालक की धारिता कहलाती है। ये तो होगी धारिता की परिभाषा। ठीक है यहाँ तक। फिर होता क्या है कि चालक का जो विभवांतर उसको जितना आवेश देते हैं उसके समानुपाती होता है। क्या होता है? किसी चालक का विभवांतर उसको दिए गए आवेश के समानुपाती है, अपन जितना आवेश देंगे उसका विभवांतर उतना ही बढ़ जाएगा। तो आगे लिखिए, क्या लिखेंगे? किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या? किसी चालक को, नेक्स्ट इसी में, किसी चालक को, ये तो परिभाषा होगी। अब आगे अपन क्यू मतलब धारिता का सूत्र बनाने जा रहे हैं। किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। उसके विभवांतर के मतलब जो विभव का अंतर है, विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या होता है? विभवांतर के समानुपाती होता है। क्लियर यहाँ तक होगा? अब क्या लिखेंगे? जो अपन ने ये लिखा इसी को शब्दों में लिखिए, अर्थात Q समानुपाती V, अर्थात Q समानुपाती V। Q का मतलब आप जानते होंगे, Q किसका सिंबल है? चार्ज का, आवेश का। V किसका सिंबल है? विभवांतर का। तो Q समानुपाती V, तो यहाँ से क्या आएगा? Q बराबर C। बच्चों एक मिनट, Q बराबर क्या बनेगा? Q समानुपाती V। क्या आ रहा है? Q समानुपाती V। यहाँ से क्या होगा? अपन ये बराबर का, यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा? एक बराबर का चिन्ह एक नियतांक आता है। यह हमेशा अपन करते हैं, जब भी अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक बराबर का चिन्ह और एक नियतांक आता है। और यहाँ पे C अपन ने क्या मान लिया? नियतांक मान लिया। C फॉर कैपेसिटेंस। यहाँ पे C क्या है? यहाँ C नियतांक है। C क्या है? यहाँ C एक समानुपातिक नियतांक है। क्या है? यहाँ C एक समानुपातिक नियतांक है या आनुपातिक नियतांक है। समानुपातिक नियतांक है जिसे क्या बोलते हैं? जिसे चालक की धारिता कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? जिसे चालक की धारिता कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे चालक की धारिता कहते हैं। क्लियर यहाँ तक भाई? पहले बात को धारिता, क्योंकि चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। ठीक, फिर क्या होता है? अगर हम किसी चालक को आवेश दे रहे, इस चालकों में क्या करें? आवेश। तो आवेश दोगे तो उसका विभवांतर भी बढ़ जाएगा। यूज लिखा मैंने कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात Q समानुपाती V। फिर यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाया तो क्या आएगा? बराबर का चिन्ह नियतांक आएगा। उस नियतांक को मैंने आगे क्या लिया? C लिया।
सी इसलिए लिया क्योंकि कैपेसिटेंस का फर्स्ट लेटर क्या सी आ रहा है, तो उस नियतांक को सी से नोट कर दिया, सी से दिखा दिया। यहाँ पे सी क्या है, एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। ये हो गया Q बराबर सी। यहाँ से धारिता का सूत्र बना C बराबर Q बटा V। ये हो गया आपका धारिता का सूत्र। क्या, C बराबर Q बटा V, धारिता बराबर आवेश बटा विभवांतर। क्या बन जाएगा, C क्या है यहाँ पे धारिता, धारिता बराबर आप सब दोनों लिख सकते इसको, धारिता बराबर क्या आएगा, आवेश बटा समय। धारिता बराबर सॉरी समय कहाँ से आ गया, आवेश बटा समय धारा होती है। धारिता बराबर आवेश बटा, धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। धारिता बराबर आवेश बटा यहाँ पे क्या है, विभवांतर। क्लियर यहाँ तक, धारिता बराबर आवेश बटा विभवांतर। क्लियर, ये हो गया आपका सी का सूत्र, सी बराबर क्यू बटा वी। तो ये होती है धारिता और ये होता है धारिता का सूत्र। मैं क्यू समानुपाती वी से क्यू बराबर सी, सी से सी, क्यू बराबर सी से सी बराबर क्यू बटा वी। ये तो है धारिता का सूत्र, सी बराबर क्यू बटा वी। अब आगे बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक यहीं पे निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ तक पॉज करके नोट कीजिए, से अपन आगे करते हैं। यहाँ तक आप पॉज करके नोट कीजिए, समझ में आगे उन्होंने तीन बात लिखी है। इस चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की धारिता क्षमता धारिता कहलाती है। किसी चालक को दिया गया आवेश विभवांतर के समानुपाती होते हैं, क्यू समानुपाती वी। यहाँ से समानुपाती है तो बराबर का चिन्ह और नियतांक आया, यहाँ पे सी एक समानुपाती नियतांक है जिसे क्या बोलते चालक की धारिता, सी बराबर क्यू बटा वी, धारिता बराबर आवेश बटा विभवांतर। क्लियर, आगे बात करते हैं किसका, धारिता का मात्रक, धारिता का मात्रक, धारिता का मात्रक। क्लियर, आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा, नहीं क्या तो वापस ब्रेक कीजिए और पॉज करके नोट करने के बाद ही आगे बढ़िए। आगे बात करते हैं धारिता का मात्रक। क्या, धारिता का मात्रक, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता का मात्रक। तो देखिए अपने क्या पढ़ा, C बराबर Q बटा V, C बराबर Q बटा V। तो मात्रक कैसे निकालते हैं, ऊपर कौन है, ऊपर कौन है Q यानी आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। नीचे कौन है V यानी विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो मात्रक क्या हो गया इसका, धारिता का मात्रक क्या बनेगा, कूलम पर वोल्ट। क्या बनेगा, कूलम पर वोल्ट। लेकिन अपन इसका मात्रक कूलम पर वोल्ट नहीं लिखते हैं, इसका मात्रक लिखते हैं क्या, फैराड। क्या लिखते हैं इसका मात्रक, फैराड। यानी जैसे अपन ने पहले भी कई बार किया है कि न्यूटन इंटू मीटर को अपन जूल लिख देते थे, लिखा है ऐसे। जूल पर कूलम को अपन ने क्या लिखा था, क्या लिखा था, जूल पर कूलम को विभवांतर लिखा था, वोल्ट लिखा था। ऐसे ही वाट यानी कार्य बटा समय, यानी जूल, जूल पर सेकंड को अपन ने क्या लिखा है, वाट लिखा है। ऐसा कई बार लिखा था। सेम वैसे ही कूलम पर वोल्ट ये धारिता का मात्रक है, कूलम पर वोल्ट धारिता का मात्रक है। लेकिन कूलम पर वोल्ट को क्या लिखते हैं, फैराड लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, फैराड, फैराडे नहीं फैराड। तो धारिता का मात्रक क्या होता है, ये ऐसा ही मात्रक, कौन सा मात्रक है, ये धारिता का लिख देना, धारिता का ऐसा ही मात्रक। ऐसा ही मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मतलब मानक अंतरराष्ट्रीय मात्रक इसको अपन बोलते हैं। तो धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम पर वोल्ट, जिसे क्या बोलते हैं फैराड। तो आप क्या लिखोगे, धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड होता है। क्या होता है, धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से बात करें धारिता की विमा, धारिता की विमा, धारिता की मतलब सी की विमा, धारिता की विमा की बात अपन कर लेते हैं। तो देखिए कूलम, ऊपर कौन आ रहा है कूलम, तो कूलम का मतलब मैं इसको सी लिख दूं। नीचे कौन आ रहा है वोल्ट, वोल्ट क्या होता है जूल पर कूलम। क्या होता है, जूल पर कूलम। मैंने चैप्टर तभी पढ़ा है कि विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश, तो जूल पर कूलम। तो देखिए यहाँ से सी कहाँ बनेगा ऊपर, तो क्या बनेगा सी स्क्वायर बटा जी, कूलम पर कूलम स्क्वायर बटा जूल। तो देखिए कूलम की विमा, कूलम मतलब आवेश, और आवेश की विमा क्या होती है A1 T1। याद होगा आपको चैप्टर फर्स्ट से, I बराबर Q बटा T, धारा बराबर आवेश बटा समय। यहाँ से Q बराबर I इंटू T। तो I क्या है, देखो समय और विद्युत धारा दोनों मूलभूत भौतिक राशि है। मूलभूत मतलब जो सात अपनी भौतिक राशि है, जैसे द्रव्यमान है, समय है, लंबाई है, तापमान है, विद्युत धारा है, प्रकाश की तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा, जो अपने चैप्टर फर्स्ट 11 में पढ़ी थी, सात मूलभूत भौतिक राशियां। तो इन्हीं को किसी भी भौतिक राशि को मूल जो भौतिक राशि है उनकी घातों में व्यक्त करना ही विमा कहलाती है। यहाँ पे आई का क्या आएगा A1 और T क्या रहेगा A1 T1। तो कूलम यानी आवेश की होती है A1 T1। क्या होती है A1 T1 की घात 2। नीचे कौन है जूल, जूल मतलब कार्य, और कार्य की होती है M1 L2
T माइनस, ये आपको देखो बच्चों, वेग, त्वरण, बल और कार्य, इनकी बीमारी आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। किसकी? वेग की, त्वरण की, बल की और कार्य की। ये कई बार आपको हर बार काम आती रहती है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये देखिए m1 ऊपर जाके बन जाएगा m-1, यहाँ पे L2 ऊपर जाके बन जाएगा L-2। अब देखें नीचे, नीचे क्या, टी की घात माइनस का, टी की पावर -2, ऊपर देखो टी की पावर 1 की पावर 2, यानी क्या बनेगा, टी की पावर 2 ऊपर है और टी की पावर -2 नीचे से जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, टी की पावर 4, और यहाँ पे साथ में कहेगा a स्क्वायर। ये आ गई धारिता की विमा। क्या आ गई, धारिता की विमा। क्लियर है यहाँ तक, धारिता की विमा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आप नोट कीजिए, यहाँ तक आप नोट कीजिए। अब देख, क्लियर है यहाँ तक। अगर ये ग्राफ होता है, मान लो मैं Q और V के बीच में ग्राफ बनाऊं, Q और V के बीच में अगर मैं V को x एक्स पे ले लूं और Q को y एक्स पे ले लूं, इस ग्राफ का जो ढाल होता है, Q बटा V, ढाल क्या होता है, ये कोण, इसका ढाल, इस ग्राफ का जो ढाल है, आप यहाँ तक नोट कीजिए, समझाता हूँ, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर लिखा तो आगे। तो देखिए, क्लियर, आगे देखिए कि अपन क्या करें, अगर Q को अपन x एक्स पे ले ले, नहीं सॉरी, Q को अपन y एक्स पे ले ले और V को अपन x एक्स पे ले ले, ये जो इस ग्राफ का ढाल है, इस ग्राफ का ढाल, ढाल मतलब इस ग्राफ का tan थीटा, ढाल मतलब tan थीटा, इसको दिखाते हैं किससे, n से। क्या आएगा, tan क्या होता है, लंब बटा आधा, लंब बटा आधा। अगर यहाँ तक ये Q है, मान लो यहाँ तक Q, तो यहाँ भी कितना आएगा, Q, आयत बन गया, आयत की आमने सामने की वजह क्या होती है, बराबर तो Q बटा V, और Q बटा V क्या होता है, अभी देखा था मैंने C। इस ग्राफ का जो ढाल है वो किसके बराबर होता है, tan का बराबर C, C बराबर tan। जो क्यूबी ग्राफ का ढाल होता है वो किसको बराबर है, tan का। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे, Q कहाँ लिया अपन ने, y एक्स पे, और V कहाँ लिया अपन ने, x एक्स पे। उल्टा कर ले, मान लो आपने V को ले लिया y एक्स पे और Q को ले लिया आपने x एक्स पे, अब इसका ढाल क्या आएगा, अब इसका ढाल आएगा tan थीटा। क्या आएगा, वही V बटा Q, V बटा Q। लेकिन V बटा Q तो क्या होता है, V बटा Q क्या होता है, 1/c से, C बराबर Q बटा V होता है। तो यहाँ से अपने क्या चाहिए, V बटा Q चाहिए, तो V बटा Q के लिए देखिए क्या बनेगा, V बटा Q लाना है तो इसको उल्टा कर दे, 1/c बराबर V बटा Q। तो V बटा Q आता है 1/c, तो अपने को देखिए यहाँ से C बराबर क्या मिलेगा, C बराबर 1/tan थीटा, इसको नीचे ले जाइए, 1/tan थीटा, तो यहाँ से 1/tan क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ से ढाल किसके बराबर आएगा, C बराबर cos थीटा के बराबर। क्लियर, ये मैंने आपको केवल ढाल बताने के बताया सवाल, आप पहले तो नोट कर दो पहले ना, तो कोई बात नहीं, समझाएगा मैंने तो। अगर Q y एक्स पे है और V x एक्स पे है तो ढाल tan थीटा के बराबर होगा, और V y एक्स पे है और Q x एक्स पे है तो ढाल जो है वो cos थीटा के बराबर होगा, और जो ढाल होगा वो क्या होता है, इसकी धारिता के बराबर होता है। क्लियर आंसर, देखो धारिता की परिभाषा होगी, धारिता का मात्रक हो गया, धारिता की विमा हो गई, और ये अपने छोटा सवाल कर दिया आपने। आगे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, विमा वगैरह होगी। अब आगे पढ़ते हैं एक फैराड की परिभाषा, इसकी एक फैराड की परिभाषा। तो देखिए आगे लिखिए, एक फैराड की परिभाषा, किसकी, डेफिनेशन ऑफ वन फैराड, हेडिंग डालिए आगे, एक फैराड की परिभाषा। तो अपन ने पढ़ा धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड, यानी एक फैराड बराबर क्या होता है, एक फैराड बराबर क्या होता है, फैराड बराबर क्या है, 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट, ये आएगा ना, 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट। कैसे, धारिता का मात्रक क्या है, कूलाम पर वोल्ट, C बराबर Q बटा V, ये धारिता का सूत्र है। Q क्या है, आवेश, V क्या है, विभवांतर, ऊपर क्या आएगा कूलाम, नीचे क्या आएगा वोल्ट। तो फैराड बराबर होता है कूलाम पर वोल्ट। अपने क्या चाहिए, एक फैराड चाहिए, इसको भी एक कर लिया, इसको भी एक कर लिया, तो एक फैराड बराबर कितना आ गया, 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट। क्या हुआ, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, यदि उसके विभव में, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता 1 फैराड कहलाती है। क्लियर, यहाँ तक इसको शब्दों में लिखते हैं, जो मैंने आपको समझाया इसी बात को शब्दों में कैसे लिखेंगे, किसी चालक को, सूत्र बाद में लिखना, सूत्र में लिखना, सूत्र आप पहले मत लिखना, मैंने आपको समझाने के लिए पहले सूत्र लिखा है। क्या लिखोगे, किसी चालक को, क्या लिखोगे, एक फैराड की परिभाषा, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में
1 कूलम्ब आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, 1 वोल्ट की वृद्धि मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता होती है, तो उस चालक की धारिता 1 फैराड के बराबर होती है। किसके बराबर? 1 फैराड कहलाती है, 1 फैराड के बराबर होती है। यह है 1 फैराड की परिभाषा, यह है 1 फैराड की परिभाषा। नीचे लिखोगे 1 फैराड बराबर, ऊपर लिखा उसको नीचे वापस लिखोगे 1 फैराड बराबर 1 कूलम्ब बटा 1 वोल्ट, 1 कूलम्ब बटा 1 वोल्ट। ये किसकी परिभाषा आ गई? 1 फैराड की परिभाषा। फिर से बोल देते हैं कि किसी चालक को 1 कूलम्ब आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता 1 फैराड के बराबर होती है। 1 फैराड बराबर 1 कूलम्ब बटा 1 वोल्ट। धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। क्या होता है? लेकिन फैराड धारिता का बड़ा मात्रक होता है। आप यहाँ पे लिखिए कि कुछ कन्वर्जन है जैसे माइक्रो, मिली, मेगा, ये आपको बता देते हैं। क्या यहाँ तक? अब देखिए यहाँ तक आप नोट कीजिए, मैं आगे समझा रहा हूँ। जो ये फैराड है वो धारिता का बड़ा मात्रक है। फैराड क्या? धारिता का बड़ा मात्रक। तो अपन जनरली जो धारिता का मात्रक काम लेते हैं वो माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड या मिली फैराड अपन लेते हैं। जनरली जो सवाल आएंगे वो आपको धारिता का मान माइक्रो फैराड में लिखा हुआ मिलेगा। किसमें मिलेगा? माइक्रो फैराड में लिखा हुआ। देखिए तो 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है इसको बोलते हैं म्यू मतलब माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ फैराड। क्लियर? ये नोट कर लीजिए। 1 स्मॉल एम यानी इसको बोलते हैं 1 मिली फैराड, इसका मतलब होता है 10⁻³ एफ मतलब फैराड। ऐसे आता है एन, 1 नैनो स्मॉल एन है, इसको बोलते हैं नैनो। क्या बोलते हैं? 1 नैनो फैराड, इसका मतलब 10⁻⁹ फैराड। ऐसे आता है 1 पी एफ। क्या आता है? 1 पी एफ। स्मॉल पी का मतलब होता है पिको, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 फैराड। ये कुछ कन्वर्जन जो आपको काम में आएंगे सवालों के अंदर, तो आप मैंने बता दिया। 1 माइक्रो फैराड होता है 10⁻⁶ फैराड, 1 मिली फैराड होता है 10⁻³ फैराड, और इसी प्रकार 1 नैनो फैराड होता है 10⁻⁹ फैराड, और 1 पिको फैराड होता है 10⁻12 फैराड। तो अब यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। पहले ये लिखा परिभाषा, नीचे फॉर्मूला, 1 फैराड का सूत्र। ठीक है यहाँ तक? ये तो यहाँ तक इसके बारे में, धारिता के बारे में। अब कुछ बातें करते हैं धारिता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो आप नेक्स्ट लाइन डालिए, धारिता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट लाइन धारिता के बारे में कुछ जानकारी हमें लेनी पड़ेगी। तो लिखिए धारिता से, मैं इसको यहाँ से खा रहा हूँ, नहीं लिखा तो वही पॉज करके, पॉज नहीं है तो आप देख कर लीजिए। धारिता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो नेक्स्ट लाइन डालिए, धारिता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ बातें जो आपको धारिता के बारे में जाननी पड़ी, धारिता से संबंधित महत्वपूर्ण बातें या महत्वपूर्ण तथ्य जो जान लिखो। तो पहली बात जो धारिता है, धारिता के सूत्र में क्या है? C बराबर Q बटा V, C बराबर Q बटा V। यानी धारिता इस सूत्र से ऐसा लग रहा है कि जो धारिता है आवेश और विभवांतर पर निर्भर करती है, ऐसा लग रहा है, लेकिन रियलिटी में धारिता आवेश और विभवांतर पर निर्भर नहीं करती है। ये जो भी चालक है उनका गुणधर्म है, ये प्रॉपर्टीज है चालकों की। जब भी कोई चालक बना, चालक बनकर दुनिया में आया, तभी भगवान ने उसको एक ठप्पा लगा दिया कि बेटे तेरी धारिता इतनी रहेगी, 5 माइक्रो फैराड है उसकी 5 माइक्रो फैराड ही रहेगी। उसको अपन चेंज कर सकते हैं आर्टिफिशियली, लेकिन फिक्स होती है, आर्टिफिशियली चेंज किया जा सकता है, वो अपन करेंगे अभी। लेकिन जैसे उसके किसी भी चालक की धारिता फिक्स है, ये चालकों का एक गुणधर्म, ये चालकों का एक गुणधर्म है। जैसे आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर कि वी ओम के नियम, किसके नियम में? ओम के नियम में V बराबर आई आर, R बराबर V बटा आई। तो आप मेरे को बताइए क्या विभवान कर दो एक प्रतिरोध है आर, यहाँ पे क्या है? 10th क्लास में आपने ओम के नियम में पढ़ा था, जो आपका धारावार विद्युत धारा का जो चैप्टर था, 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, V बराबर आई आर में R बराबर V बटा आई। तो क्या आपका आंसर ये है कि प्रतिरोध विभव और धारा पर निर्भर डिपेंड करता है? क्या आपका आंसर ये है कि प्रतिरोध विभव और धारा पर डिपेंड करता है? अगर आपका आंसर यस है तो आप 10th क्लास की बुक पढ़िए पहले। यहाँ पर भी प्रतिरोध विभव और धारा पर डिपेंड नहीं करता, ये भी चालकों का गुणधर्म है, ये भी प्रॉपर्टी जो भी कंडक्टर से जो चालक है उनका गुणधर्म होता है, ये भी विभव और धारा पर डिपेंड नहीं करता है। इसी प्रकार जो अपनी धारिता है ये भी चालकों का गुणधर्म है,
ये आवेश और विभवांतर पर निर्भर नहीं करता है। क्यों निर्भर नहीं करता? क्योंकि आपने किसी चालक को 1 कूलम आवेश दिया तो उसका विभव भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। मान लो आपने चालक को 2 कूलम आवेश दिया तो उसका विभव 2 वोल्ट का देगा, तो ये तो क्या है 2 कूलम बटा 2 वोल्ट, 2 से 2 वापस कट जाएगा। मतलब जिस अनुपात में आवेश आप आवेश दोगे उसी अनुपात में विभव भी बढ़ जाएगा, तो कुल कितना आएगा वापस नियत वो कब हो जाएगा नियत आ जाएगा। तो मेरा बताने का मतलब यह है कि जो धारिता है वो आवेश और विभवांतर पर निर्भर नहीं करती है, ये सिर्फ निर्भर करती है उस माध्यम में, जिस माध्यम में रखा हुआ चालक उसमें या उसके आसपास कोई चालक पदार्थ या कोई भी प्रायोगिक माध्यम बना हो उसके ऊपर डिपेंड करती है, या फिर उसका ज्यामितीय विन्यास है, आकृति क्या है, ये इनके ऊपर। जैसे प्रतियोगी क्या आपने पढ़ा था R बराबर रो एल बटा एन, किसके ऊपर डिपेंड करता था? लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, और रो क्या होता था? चालकों का गुणधर्म, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोधकता। ये भी क्या होता है? चालकों का गुणधर्म होता है। ऐसे इसी प्रकार जो धारिता है वो भी आवेश और विभवांतर पर निर्भर नहीं करती है। तो इसके बारे में फर्स्ट बात लिखिए कि धारिता आवेश और विभवांतर पर निर्भर नहीं करती। पहला पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट है कि धारिता, लिखिए मैं भी लिख रहा हूँ आप भी लिखिए मेरे साथ साथ, धारिता आवेश व विभवांतर पर निर्भर नहीं करती। धारिता आवेश व विभवांतर पर निर्भर नहीं करती है। धारिता आवेश और विभवांतर पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर? ये हो गया। दूसरा पॉइंट के बारे में लिखिए, ये डिपेंड करती है ज्यामितीय विन्यास पर। ज्यामितीय विन्यास उसके आकार, आकृति पर और जो चालक है उसके बीच की दूरी पर। तो ये लिखिए धारिता, धारिता चालकों के ज्यामितीय विन्यास, चालकों के ज्यामितीय विन्यास। ज्यामितीय विन्यास समझाता हूँ नहीं आ रहा तो ज्यामितीय विन्यास, जैसे आकार कैसा है, जैसे आकार, आकृति कैसी है, आकार, आकृति और उन चालकों के बीच की दूरी, पृथक्करण। क्या लिखेंगे उसको? पृथक्करण हिंदी आपको वह चालकों, पृथक्करण में अगर लिखने में गलती हो जाए तो देखेगा। पृथक्करण, पृथक्करण मतलब जैसे मान लो एक चालक अपने पास ये है और मान लो एक चालक अपने पास ये है, तो इनका क्षेत्रफल क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है और इनके बीच में कौन सा माध्यम भरा हो, इनके बीच में कौन सा हवा है, पानी है या और कोई पदार्थ है, उसके ऊपर वह क्या धारिता चालकों ज्यामितीय विन्यास, आकार, आकृति व पृथक्करण पर निर्भर करती है। पृथक्करण पर निर्भर करती है। क्लियर? आकार कैसा है, आकृति कैसे, उनके चालकों की दूरी कैसे, उनके ऊपर निर्भर करेगी। दूसरा, तीसरा पॉइंट, ये डिपेंड करती है माध्यम पर। किसके बीच में? चालकों के बीच उपस्थित माध्यम पर, चालकों के बीच उपस्थित माध्यम, जो भी माध्यम, हवा है तो हवा में कुछ और होगी, और कोई आपने और कोई पैरामिक पदार्थ ले लिया तो उसमें बढ़ जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, धारिता माध्यम में सदैव निर्वात से ज्यादा होती है, लेकिन जैसे बल, विद्युत विभवांतर और विद्युत क्षेत्र के बारे में अभी तक पढ़ा था, वो माध्यम में घटते थे, लेकिन माध्यम में धारिता बढ़ेगी निर्वात की तुलना में। ये डिपेंड करती है चालकों के बीच उपस्थित माध्यम पर, जो भी माध्यम उपस्थित माध्यम पर निर्भर करती है, उपस्थित माध्यम पर निर्भर करती है। क्लियर यहाँ तक? नंबर 4 पॉइंट आप लिख लीजिए, धारिता सदैव धनात्मक होती है, या ये बताते चले माध्यम में धारिता सदैव निर्वात से अधिक होगी, निर्वात में जो है उससे अधिक होगी, और जितनी अधिक होती है उसे बोलते उस माध्यम का परावर्तकांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर दैट मटेरियल, दैट कांस्टेंट। माध्यम में धारिता सदैव निर्वात से अधिक होती है, सदैव, हमेशा सदैव निर्वात से, इस चीज को प्रूव भी कर देंगे, सदैव निर्वात से अधिक होती है। कोई डाउट इसके अंदर? माध्यम जो भी होगा, माध्यम में धारिता निर्वात की तुलना में हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है? यहाँ पे नंबर 6 पॉइंट, धारिता सदैव धनात्मक होती है, इसका मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो नंबर 6 पॉइंट आप लिखिए, धारिता सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है? धारिता सदैव धनात्मक होती है, धारिता सदैव धनात्मक होती है। तो ये बातें थी जो मैंने आपको धारिता के बारे में बताई, तो इसका आपके बोर्ड के लिए सफिशिएंट है। क्लियर है? तो धारिता सदैव धनात्मक होती है, लिख लिया? आप इन पॉइंट को लिखिए, मैं तो यहाँ तक आ रहा हूँ, अगर नहीं लिखा तो पोस्ट कीजिए और नोट कीजिए, तो अपन आगे भी बात करते हैं। तो
चलो एक सवाल करवा दे छोटा सा। सवाल ये है, किसी चालक का आवेश दोगुना करने पर, किसी चालक को दिया गया आवेश दोगुना करने पर उसकी धारिता कितने गुना बढ़ जाएगी। सवाल ये है, सवाल ये मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें कितना सवाल है। यदि किसी चालक को दिया गया है, सवाल ये है, यदि क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी चालक को, ये क्वेश्चन ये है, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना, कितने गुना, 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता, कर दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी होगी, तो उसकी धारिता कितनी होगी बताइए। 2 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 गुना। गलत, अभी तो बताया कि धारिता आवेश और विभवांतर पर निर्भर नहीं करती। आप आवेश को 2 गुना करो, आवेश को आधा करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि धारिता तो चालकों का गुणधर्म है, आवेश के ग्रहण करने की कैपेसिटी है। तो धारिता आवेश और विभवांतर पर निर्भर नहीं करता। आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा धारिता अपरिवर्तित रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन कैपेसिटेंस, नो चेंज इन कैपेसिटेंस के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि धारिता आवेश और विभवांतर पर निर्भर नहीं करती है। धारिता प्रॉपर्टीज है, धारिता चालकों एक गुणधर्म है। क्लियर है यहाँ तक। धारिता आवेश और विभवांतर पर निर्भर नहीं करती। आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। नया टॉपिक लेते हैं आपकी बुक का, यहाँ तो हो गया, बीमा वगैरह हो गई सारी सब कुछ। आगे बात करते हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता। छोटा सा टॉपिक इसमें करवाता हूँ, फिर आगे चलना पड़ेगा, संधारित्र को अगले लेक्चर में। तो आगे लिखिए विलगित गोलीय चालक की धारिता। यहाँ तक क्लियर था, धारिता के बारे में सब कुछ आपने पढ़ लिया। तो आगे बात करते हैं विलगित गोलीय चालक की, मेरा आ गया, विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो नेक्स्ट टाइम डालिए विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित, इसका नेक्स्ट टॉपिक विलगित गोलीय चालक की, छोटा सा टॉपिक हम करवा दें, गोलीय चालक की। कोई गोलीय चालक है जिससे वो धारिता निकाले, विलगित मतलब उसको कोई फोर्स वगैरह नहीं लगा, बिल्कुल अकेला बैठा है, बाहर में एटमोस्फेयर कोई इंटरफेरेंस नहीं। तो मान लेते, देखिए इसको समझने के लिए समझिए कि मान लो अपने पास ये कोई गोलीय चालक है। क्या है, गोलीय चालक है। मान लेते हैं कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और उसको क्यू आवेश दिया गया है, इसको क्यू आवेश दिया गया है। तो आपको याद होगा चैप्टर 3 से कि जो भी चालक को आवेश दिया जाता है वो आवेश चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्या, किसी भी चालक को दिया गया आवेश कहाँ आ जाता है, वो अंदर ना रह के कहाँ आएगा, उसकी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। थोड़ी देखिए, माना क्या लोगे, माना एक गोलीय चालक, माना एक चालक जिसकी त्रिज्या कितनी मानी है अपन ने, कितनी मानी है, कैपिटल। माना एक चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, वह इसको क्यू आवेश दिया गया है, कैपिटल क्यू आवेश दिया गया है। अब तो क्यू आवेश दिया गया है, इसकी त्रिज्या आर है, तो इसके पृष्ठ पर विद्युत विभव का सूत्र आप सबको याद है, चैप्टर 3 मैंने ड्राइव कराया था अच्छी तरह से। इसी गोलीय चालक के अंदर चालक के जितना विभव पृष्ठ के ऊपर होता है उतना ही विभव उसके अंदर होता है और उतना ही केंद्र पर होता है। तो आपको याद होगा चैप्टर 3 से, नहीं याद है तो याद कीजिए, नहीं तो अभी तो यहाँ तो बता दूंगा, यहाँ तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, चालक की पृष्ठ पर, गोलीय चालक की पृष्ठ पर विद्युत विभव, गोलीय चालक की पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान भाई सी निकालना की धारिता। तो धारिता का सी बटा क्यू बटा वी, सी बराबर क्यू बटा वी। तो क्यू इसमें दे रखा है, सी निकालना है तो वी निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, वी तो निकालना पड़ेगा, तो वी इसमें निकालना पड़ रहा है। तो गोलीय चालक की पृष्ठ पर विद्युत विभव कितना होता है, याद है सभी को, क्या होता है, वी आता सतह, वी सतह यानी वी, यहाँ पे सिंपल इसको वी लिख रहा हूँ, क्या होता है के क्यू बाई आर, के क्यू कैपिटल आर, के क्यू बटा कैपिटल आर, और के को क्या लिखते हैं, के को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट क्यू बटा आर, जहाँ पर एप्सिलॉन और क्यू निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान फिक्स है। आपको याद आना चाहिए किसका, 8.85
इनटू 10⁻12 मात्रक कूलाम पर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जैसे मेरे को याद है वैसे आपको याद होना कि इसका जो भी इसका वैल्यू तो कितना देगा अभी निकाल लिया। अतः चालक की धारिता, अतः चालक की धारिता तो C बराबर क्या होता है, तो आप लिखेंगे आगे अतः चालक की धारिता कहाँ से निकाल रहे हैं, निर्वात में। तो यहाँ क्या आ रहा है एप्सिलॉन, तो अपन कहाँ निकाल रहे धारिता, निर्वात में। माध्यम में निकालेंगे तो निर्वात में निकालते हैं। तो अतः चालक की धारिता, अतः चालक की धारिता, तो आप जानते हो धारिता सूत्र क्या होता है, C बराबर Q बटा V, C बराबर Q बटा V। तो Q बटा V और V का मान क्या है, ये रहा V का मान, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, इनटू में Q बटा R। तो बच्चों Q से Q गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन R कहाँ जाएगा ऊपर, इसके मैथ आपको सबको आती है। तो C बराबर क्या आएगा देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो ये आगे निर्वात में धारिता का सूत्र। इस सूत्र को अगर ध्यान से आंखें खोल के देखें तो सूत्र में कहीं पर भी Q और V नहीं आ रहा। और यही मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि धारिता आवेश और विभवांतर पर निर्भर नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ उस माध्यम और उसके आकार और आकृति पर निर्भर करती है। आकार यानी इसकी त्रिज्या और इसका माध्यम, यही मैंने बोला था और ये आपको प्रूफ भी मैंने कर दिया है कि धारिता आवेश और विभवांतर पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, यहाँ तक ये अपने कहाँ निकाला, माध्यम में निकाला, सॉरी निर्वात में निकाला। अगर माध्यम में निकालना तो कैसे करेंगे, आप यहाँ तक नोट कीजिए, माध्यम में निकालना आसान होता है। फिर यहाँ तक आप यहाँ तक नोट कीजिए, उसको यहाँ तक आता हूँ, यहाँ तक आप टोल करते हैं, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, कर लिया, ओके। हटाना यहाँ से, ये तो किसमें हो गया, निर्वात में। कितना आ गया, निर्वात में चालक की, किसी गोल या चालक की धारिता सूत्र आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित करने के लिए कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। क्लियर, आगे बात करते हैं। यदि गोल या चालक किसी माध्यम में रखा हो, यदि ये गोल या चालक अपने भी कहाँ रखा था, निर्वात मतलब हवा में रखा है। निर्वात मतलब एब्सेंस ऑफ प्रेस है, जहां पर कोई वायु दाब वगैरह नहीं हो, जहां पर कोई पार्टिकल्स नहीं, उसको बोलते हैं निर्वात। हवा को भी अपन निर्वात मानते हैं, चलो रियल है होती नहीं, मानते हैं। निर्वात और हवा को अपन लगभग एक जैसा मानते हैं, हवा निर्वात है नहीं रियल। तो आगे देखिए, यदि गोलीय चालक, इसी में यदि गोलीय चालक किसी माध्यम में रखा हो, यदि गोलीय चालक किसी माध्यम में रखा हो, किसी माध्यम में रखा हो जिसका माध्यम में रखा हो जिसका परावर्तन, परावर्तन समझते हो, वो ही आपका चैप्टर फर्स्ट वाला एप्सिलॉन R, जिसको आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोला जाता है। यदि गोलीय चालक किसी माध्यम में रखा हो जिसका परावर्तन, यहाँ पे क्या है, जिसका परावर्तन एप्सिलॉन R है, तो चालक की धारिता, तो दोस्तों होगी, आपको पता है वही काम करना है कि माध्यम में विभवांतर क्या होता है, V बराबर आप पढ़ते हो 1/, तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा अपने को, माध्यम में विभव निकालना पड़ेगा भाई। C निकालने के लिए नीचे Q बटा V होना चाहिए। इस बार V कहाँ निकालेंगे, माध्यम में। कहाँ पे निकालेंगे, माध्यम में। तो C बराबर Q बटा V। V किसका, माध्यम में विभवांतर, क्लियर यहाँ तक। तो कितना आएगा माध्यम विभवांतर, आप जानते हो सभी, इसको मैं Vm बोल रहा हूँ। यह आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। जिसको नहीं पता वो या पहले का पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है माध्यम में 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू में Q बटा R, और एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। क्लियर, ये मैंने आपको बता दिया जो अपने चैप्टर 5 में पढ़ा था। वो तो हर में पढ़ाऊंगा, लेकिन इस एप्सिलॉन की जगह क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, इनटू में क्या है Q बाई R। Q बटा R कौन सा यहाँ पर, कैपिटल R। तो हम क्या करेंगे, ये वाला सूत्र यहाँ रख देंगे। तो C बराबर माध्यम में धारिता, ये लिख दिया, माध्यम में धारिता, जिसको अपन क्या बोलते हैं, Cm। M फॉर मीडियम मतलब माध्यम, C फॉर कैपेसिटेंस यानी धारिता। क्या आएगी, Q बटा माध्यम में विभवांतर, Vm मतलब माध्यम में विभवांतर। तो क्या बन जाएगा देखिए,
सी एम आ जाएगा कितना क्यू बटा वी एम का मान कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और इंटू में मैंने क्या गलती की वी एम बराबर 4 क्यू बाई के क्यू बाई आर मैंने गलती ये कर दी नीचे और ये नीचे आएगा ना नीचे देखो बटन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू क्यू बटा आर तो क्यू से क्यू गया तो बचा क्या सी एम बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर तो इसको ऐसा कर दूं इसको ऐसा कर एप्सिलॉन आर को निकालता हूँ बाहर और ये बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर और ये भी थोड़ी देर पहले मैंने देखा ये किसमें होती है निर्वात में धारिता कहाँ होती थी अभी देखा था उसको जब ये लिखा था सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इसको बच्चा समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए क्या बोल समीकरण नंबर 1 इसको समीकरण नंबर 1 लिख दो लिखा ऊपर समीकरण नंबर 1 से ये कहाँ से निर्वात में बस इस चीज की जगह कैपिटल सी लिख सकते हैं तो क्या बन जाएगा देखिए सी एम माध्यम में धारिता सी एम बराबर एप्सिलॉन आर इंटू सी मैंने ये भी बात बोली थी कि माध्यम में धारिता मैंने ये भी बोला था कि माध्यम में धारिता निर्वात की तुलना में हमेशा ज्यादा होती है और जितने गुना ज्यादा होती है उसे उस माध्यम का परावर्तनांक कहते हैं बोलो आ गया जो बातें मैंने बोली सारी चीजें प्रूफ कर दी आपको तो ये था आपकी विद्युत गोलीय चालक की धारिता के बारे में माध्यम में धारिता आप यही बोल सकते हो कि जो एप्सिलॉन आर बराबर क्या बनेगा सी एम बटा सी यानी माध्यम में धारिता व निर्वात में धारिता के अनुपात को परावर्तनांक कहते हैं धारिता के रूप में अगर धारिता के रूप में आपको परावर्तनांक को परिभाषित करना तो आप बोल सकते हो कि माध्यम में धारिता और निर्वात में धारिता के अनुपात को उस माध्यम का परावर्तनांक कहते हैं ये ज्यादा पड़ेगा नहीं मैं आपको क्लियर कर दिया समझा दें यहाँ तक आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया संदर्भ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे इसके बाद लेक्चर के अंदर कि मैंने संदर्भ क्या होता है मैं डिटेल से आपको नहीं समझा वो समझाऊंगा अगले वीडियो के अंदर इससे पहले अपन इसके जो 4 सवाल है छोटे छोटे वो भी मैं यहीं पे करवा देता आपको 4 जो आपके एग्जाम्पल है वो इसी में कर लेते हैं एक नया वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा इसमें हो जाएगा तो देखिए इधर यहाँ तक इसको आप और क्या नोट कीजिए माध्यम में धारिता निर्वात से ज्यादा होती है इसको कैपिटल सी का मतलब आप जानते हो निर्वात में लिखा है एप्सिलॉन आर के माध्यम का परावर्तनांक और सी एम है माध्यम में धारिता माध्यम में धारिता क्लियर यहाँ तक इसको यहाँ तक आते हैं फिर अपने इसके छोटे 2-3 सवाल है वो कर लेते हैं और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं फिर अगला वीडियो बनाएंगे आपके लिए बस आप पढ़ते जाइए चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो कोई कमी है तो वही बता दीजिए आगे बात करते हैं अब करते हैं इसके एग्जाम्पल कैसे एग्जाम्पल बुक साथ में लेके बैठेगा मैं एग्जाम्पल लिखूंगा नहीं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4.1 एग्जाम्पल नंबर 4.1 क्या देखा है पर्चू को एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना कीजिए पर्चू क्या मान है गोलाकार चालक क्या मान है गोलाकार चालक और गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र अपन ने पढ़ा जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया एग्जाम्पल नंबर 4.1 एग्जाम्पल 4.1 पर्चू का मान है गोलाकार चालक मान है इसकी त्रिज्या आर है तो अपन जानते हैं किसी गोलाकार चालक की धारिता सूत्र क्या होता है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर जहाँ पे आर क्या होती है उस गोलाकार चालक की त्रिज्या तो दोस्तों आपको याद हो 11th क्लास से गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6400 किलोमीटर 6400 इंटू 10⁻³ मीटर होती है ये आपको याद होगा नहीं है तो इतनी होती है कितनी होती है पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है यानी रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर इसको हम ये लिख सकते हैं तो देखिए यहाँ पे ठीक कितना आएगा 4 पाई की जगह 3.14 एप्सिलॉन का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 6 इसको 64 यहाँ पे 100 का मान 10⁻2 और 10⁻3 10⁻, इसको 5 लिख सकते हैं और ये कितना आएगा फैराड में आएगा कितना आएगा ये फैराड में क्योंकि सारे मात्रा में कितने लिखे हैं ऐसा ही डाटा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है जब इसको हल करेंगे तो बच्चों बहुत कम आएगा क्योंकि 10⁻12 है 10⁻5 है कितना 10⁻7 और आप इसको हल भी करोगे तो मैं आपको इसको हल कैलकुलेट करके बताता हूँ थोड़ा सा आपकी बुक से देखिए एक बार देखिए कौन करेंगे तो हल करने पे आएगा कितना देखिए 4 इंटू किससे 4 इंटू पाई का जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू पाई इंटू 8.85 इंटू में क्या आ रहा है इसको मैंने लिखा है 64 ये लगभग आ रहा है ये आ रहा है 711 711 711 711 711 7.5
इनटू, अगर घातों की बात करें 10 की घात माइनस का 12 और 5 एंड 10 की घात माइनस का 7, तो ये बहुत कम है। अगर इसको जैसा भी अगर पॉइंट को यहाँ लाए तो पॉइंट को यहाँ लाने के लिए 1000 से भाग दे दें, कितने बार करें 1000 से अपन भाग दे, 1000 से क्या कर देते हैं गुणा भी कर देते, बन जाए 7.71। ये आ रहा समझ में कि अगर इसको घात यहाँ पे ले तो बनेगा 1000 से भाग दिया तो 7.117 7.1 इंटू में क्या आएगा 10 की घात माइनस का 4 करें, 10 का माइनस का 4 करें को इसमें लिखा है मिली सेकंड। अब देखिए अगर इसको यहाँ तक क्लियर, तो यहाँ तक क्लियर है 10 की घात माइनस 4 बहुत कम है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 0.0007 0.00007 क्या बहुत कम है। इतनी बड़ी त्रिज्या इतने बड़े चालक की धारिता इतनी है। इसके अपन आगे बढ़ेंगे, इसको मैंने गोले चालक के ड्रॉबैक है, क्यों अपन गोले चालक को संदर्भ के रूप में काम नहीं करते, इसका रीजन यही है इसके वो रेडियस बहुत बड़ी चाहिए। इसका आंसर आएगा, अगर मिनिमम चेंज करना तो 0.1 यहाँ लगा दीजिए 711 इंटू 10 की घात माइनस का 3 फैराड, और 10 की घात माइनस 3 को बच्चों बोलते हैं मिली, क्या बोलते हैं 0.711 मिली, ये आंसर होगा। अगर पर्टिकुलर गोलाकार चालक माने तो उसकी त्रिज्या कितनी आएगी 0.711 मिली है, जो कि बहुत कम है, जो कि बहुत कम नहीं, बहुत कम है। इसीलिए अपन गोलीय चालकों को संधारित्र के रूप में काम में नहीं लेते हैं। ये अपन आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4.2, एग्जाम्पल नंबर 4.2 क्लियर है। देखिए ये नोट कीजिए, जैसे तो आसान सवाल है, कुछ आर का मान रखा था, क्वेश्चन जब भी करना चाहता हूँ एग्जाम्पल में दे रखा था आपको याद आना चाहिए। आगे एग्जाम्पल नंबर 4.2, एग्जाम्पल नंबर 4.2 क्या देखा देखिए, एग्जाम्पल 4.2 बोलते हैं एक सरल धारिता के गोले चालक की त्रिज्या कितनी होगी, क्या आप इसे अपनी अलमारी में रख सकते हैं, बताइए। तो देखिए धारिता क्या देखिए, सी का मान रखा इस बार 1 सर निकालना है, अपने को उसकी त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, और क्या है गोलीय चालक की। तो गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर 4 पाई S1 इंटू आर। तो आर यहाँ से क्या आएगा C बटा 4 पाई S1। ठीक है, मैंने इसमें कितना दिया, ठीक है मैंने इसमें दिया 1, नीचे क्या आ रहा है 4 पाई S1। बच्चों आपको याद होगा जो के का मान मैंने लिखा था, क्या लिखा था चैप्टर फर्स्ट के अंदर 1/4 पाई S1, इसका मान किसके बराबर होता है 9 इंटू 10 की घात 9, इसका मान कितना आएगा 9 इंटू 10 की घात 9 मीटर। लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या कितनी देखिए बनी 6400 किलोमीटर, ये देखिए थी 6400 इंटू 10 की घात 3 मीटर, यानी 64 इंटू 10 की घात 5 मीटर। पॉइंट यहाँ रहेगा, कोई घात बढ़ानी पड़ेगी, 6.4 इंटू 10 की घात 6 मीटर। यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या है 6.4 इंटू 10 की घात 6 मीटर, और ये कितना आ रहा है 9 इंटू 10 की घात 9 मीटर। आपने देखा एक सरल धारिता प्राप्त करने के लिए पृथ्वी से भी बड़ा गोलीय चालक चाहिए, इसीलिए अपन गोलीय चालक को संधारित्र के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि संधारित्र क्या है विद्युत ऊर्जा को संचित करने की युक्ति डिवाइस है, जिसके रूप में विद्युत ऊर्जा को आवेश के रूप में। तो क्लियर यहाँ तक, तो त्रिज्या कितनी आएगी इसकी आएगी, तो इसको अलमारी में रखना अपने बस की बात नहीं, ये पृथ्वी से भी बड़ा है। इसमें पूछा था इसे कि आप रख सकते हो, तो दिखिए इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से भी बहुत बड़ी नहीं, बहुत 1000 गुना लगभग बड़ी है, तो इसको अपन अलमारी में रखना हमारे बस की बात नहीं है। क्लियर, आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.3। यहाँ तक आप पोस्ट करके तो आसान था, इसको हम क्यों नहीं किया, इसकी वैल्यू जानते हैं तो आपको रटी होनी चाहिए 1/4 पाई ऐसा होता है 9 इंटू 10 की घात 9, और मात्रा याद रखिएगा मीटर, क्योंकि सारे मात्रक ऐसा में रखे हैं, तो त्रिज्या कितना आएगी ऐसा ही। त्रिज्या क्या दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, 9 इंटू 10 की घात 9 मीटर। अगला सवाल एग्जाम्पल नंबर 4.3, एग्जाम्पल नंबर 4.3, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4.3 में बोल रखा है, देखिए गोलीय चालक की वायु में जाएगा 2 pf मतलब 2 पिकोफेरेड, यानी वायु में मतलब कैपेसिटी कितना रखा है 2 पिकोफेरेड। मैंने भी बताया था पिको का मतलब होता है 10 का माइनस का 12, कितना आएगा 2 इंटू 10 की घात माइनस 12। ये वायु में कितने रखिए, तथा इसे किसी माध्यम में रखने पर इसकी धारिता, माध्यम में धारिता देखिए आपको CM देखिए 12 पिकोफेरेड,
माध्यम में अगर 12 पिकोफैराड हो जाती है तो उस माध्यम के परावर्तनांक का मान क्या होगा। तो उस माध्यम के परावर्तनांक का मान क्या होगा। तो लास्ट में फॉर्मूला देखा था कि माध्यम में धारिता Cm, माध्यम में धारिता क्या होती है SnR इंटू सी, ये होती थी। यहाँ से SnR क्या आएगा Cm बटा Cn, माध्यम में धारिता बटा निर्वात में धारिता का अनुपात। तो माध्यम में किसी देखिए इसको लिखेंगे था 12 इंटू 10⁻12 फैराड। तो कितना हो जाएगा देखिए, वैसे ये करने की जरूरत नहीं आती। तो ऊपर 2 पिकोफैराड नहीं, माध्यम में कितना है 12 पिकोफैराड और नीचे कितना है 2 पिकोफैराड। तो पिकोफैराड से पिकोफैराड गया, 12 हो जाएगा 6 और परावर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन विमाहीन राशि है। तो कितना आएगा 6, आइए आएगा इसका आंसर। क्लियर यहाँ तक तो 6 कि माध्यम में धारिता Cm बराबर SnR इंटू सी, माध्यम में धारिता निर्वात की धारिता से जितने गुणा कम होती है उसे उस माध्यम का परावर्तनांक बोलते हैं। यानी अगर अपन निर्वात की धारिता को परावर्तनांक से गुणा कर दे तो अपने को उस माध्यम में धारिता मिल जाती है। तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अब इसको मैंने आपको प्रूफ कर दिया था गोली चालक के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 4.4, एग्जाम्पल नंबर 4.4 पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है यहाँ तक। एग्जाम्पल नंबर 4.4, एग्जाम्पल नंबर 4.4 क्या दे रहे हैं, दो भिन्न भिन्न त्रिज्या के गोलीय चालकों को समान आवेश से आवेशित करने पर, दो भिन्न भिन्न त्रिज्या गोलीय चालक है जिनको आवेश समान दें Q1 बराबर Q2 है। एग्जाम्पल नंबर 4.4, समान आवेश करने पर इनके पृष्ठों पर विभव का अनुपात, इनके पृष्ठों पर यानी V1 अनुपात V2 रेखा 1:2 रेखा है। तो इनकी धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनकी धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अपन जानते हैं Q बराबर CV, Q बराबर CV अपन निकालने के आते। तो देखो Q1 क्या आएगा, Q1 आएगा C1V1, Q1 क्या आएगा C1V1, Q2 क्या आएगा भाई Q1 है Q बराबर CV, Q बराबर C, ये होता है धारिता का सूत्र Q बराबर CV, आवेश बराबर CV या C बराबर Q बटा V लिख कैसे कर लीजिए। तो Q1 क्या आएगा C1V1 आएगा, इसी बार Q2 क्या आएगा C2V2 आएगा। कोई डाउट इसके अंदर, Q1 C1V1 आएगा, Q2 एंड दूसरे के लिए C2V2 आएगा। इसने बोला Q1 बराबर Q2, इसने बोला Q1 बराबर Q2, तो Q1 बराबर Q2 मैंने किया तो Q1 का मान क्या है C1V1 बराबर C2V2। कोई डाउट यहाँ तक। तो C1 बटा C2 मेरे को अनुपात चाहिए, तो C1 बटा C2 को यहाँ लिया बराबर क्या आएगा V2 बटा V1। अब V1 अनुपात V2 क्या है, यानी V1 अनुपात V1 बटा V2 का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 1/2, 1/2। तो इसका अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए V2 बटा V1, इसका उल्टा कर दीजिए V2 बटा V1 क्या है 2/2 आ जाएगा। तो C1 अनुपात C2, V2 बटा V1 क्या आएगा 2/1, 2:1। तो C1 अनुपात C2 बच्चों क्या हो गया 2:1, ये आपका आंसर। C1 अनुपात क्या है 2:1। क्लियर। आई होप आपको सारा समझ में आएगा। मैंने आपको धारिता की परिभाषा, मात्रक, विमा, गोलीय चालक की धारिता और इसके ऊपर एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवा दिए। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बोर्ड के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अकेले ही नहीं पढ़ना है। ओके बच्चों, धन्यवाद।